चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो विषय है वो भूगोल शास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु पृथ्वी पर उपस्थित धरातलीय चट्टानों का विश्लेषण के लिए भूगोलवेत्ता या भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना आवश्यक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष स्रोत तथा अप्रत्यक्ष स्रोत दो आधारों पे विभाजित है। प्रत्यक्ष स्रोत से तात्पर्य ऐसे स्रोत से है जिसको मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से देखता है, जैसे खुदाई के माध्यम से, किसी खनन के माध्यम से, तेल के लिए खोदे गए कुएं के माध्यम से, प्रवेधन की परियोजना जैसे ड्रिलिंग का परियोजना महासागरीय भागों में होता है, उसके माध्यम से उसको समझा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो सूचना के जो स्रोत है वो दो प्रकार के स्रोत हैं। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। इसमें जो अत्यधिक हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो अप्रत्यक्ष स्रोत से ही होती है। अप्रत्यक्ष स्रोत से इसलिए होती है क्योंकि अप्रत्यक्ष स्रोत वैज्ञानिक जानकारी, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर परोक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं, और प्रत्यक्ष स्रोत से हमें कुछ ही भाग जानकारी प्राप्त हो पाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सूचना देती है। प्रत्यक्ष स्रोत के जो मुख्य बिंदु है जिससे हमें प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानकारी होती है, उसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका का रॉबिन्सन गर्त, जो जहां से सोना निकाला जाता है, वो सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही गहरा है। तेल के लिए खोदे गए कुएं जिनसे तेल निकाला जाता है, उसकी गहराई भी 6 किलोमीटर तक है। उसी प्रकार से बहुत सारी महासागर में परियोजनाएं चल रही हैं प्रवेधन से संबंधित, ड्रिलिंग से संबंधित, जिसमें हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों में ड्रिलिंग होती है। तो इसी प्रकार से एक परियोजना है आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र, जहां पर भी 12 किलोमीटर की गहराई तक भूगर्भ में ड्रिलिंग किया गया है। और इसके अलावा हम लोग जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय उद्भेदन के साथ पृथ्वी के आंतरिक भागों से बहुत सारे पदार्थ, विस्तृत पदार्थ जो धरातल पर आते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो सबसे खनन के लिए जो सबसे गहरा खान है वो केवल 4 किलोमीटर है। तेल के लिए जो खोदे गए कुएं हैं वो मात्र 6 किलोमीटर तक ही है, और महासागरीय परियोजना जिसमें प्रवेधन किया गया है, ड्रिलिंग किया गया है, वो भी मात्र 12 किलोमीटर तक ही गहरा है। तो इन तीनों के आधार पर हम पृथ्वी के केवल ऊपरी भागों के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो अधिकतम गहराई है वो केवल 12 किलोमीटर तक ही है, जबकि पृथ्वी का जो व्यास है, जो त्रिज्या है, वो अंदर गहराई तक 6370 किलोमीटर है, जिसकी तुलना में 12 किलोमीटर की गहराई कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी बहुत ही कम प्राप्त कर पाते हैं। अब हम तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक
आंतरिक संरचना के बारे में अत्यधिक जानकारी के लिए हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत से तात्पर्य ऐसे स्रोत से है जो वैज्ञानिक तथ्यों और अनुमानों तथा परोक्ष रूप से किए गए परीक्षणों पर आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमाणों को लिया जाता है। पहला घनत्व पर आधारित प्रमाण, दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत तापमान पर आधारित प्रमाण, तीसरा है दबाव पर आधारित प्रमाण और चौथा है भूकंपीय तरंगों के आधार पर आधारित प्रमाण और पांचवा है उल्काओं पर आधारित प्रमाण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत जो वैज्ञानिक रूप से आकलन, परोक्ष रूप से कुछ तथ्यों पर अपना आकलन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सूचना देते हैं, उसका हम एक एक करके क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहला है घनत्व पर आधारित प्रमाण। घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का ये साधन है। तो जैसा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, अर्थात पृथ्वी का भार समान आकार वाले जल पिंड से 5.5 गुना अधिक है। किंतु हम देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित अवसादी चट्टान जो है उसका घनत्व मात्र 2.8 है। उसके नीचे महाद्वीपीय तथा महासागरीय नितल जिससे निर्मित हुआ है उसका घनत्व 3 से लेकर के 3.5 तक ही है। उसके नीचे जैसे जैसे हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं दृढ़ सेल से निर्मित भागों का भाग देखा जाता है जिसका घनत्व भी 3.5 से लेकर के 4.5 तक ही है। लेकिन जैसे हम 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में जाते हैं, पृथ्वी के अंदर का घनत्व अचानक 5 से बढ़ करके 10 हो जाता है तथा पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जाकर के यह घनत्व 13 से 14 तक चला जाता है। इस घनत्व के आधार पर यह आकलन किया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कुछ ऐसे भारी पदार्थ है जो पृथ्वी का घनत्व को बढ़ाने में सहायक है। तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है, खास करके जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग जिसे हम क्रोड कहते हैं, वो निकल तथा फेरस जैसे लोहा से निर्मित, निकल तथा लोहा से निर्मित काफी भारी और अधिक घनत्व वाले खनिजों से निर्मित है। इसलिए पृथ्वी के केंद्रीय भाग का जो घनत्व है वो इतना अधिक है। अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से घनत्व क्रस्ट से लेकर के आंतरिक क्रोड तक किस प्रकार से बढ़ते जाता है। तो यहां आप देखेंगे कि इस सबसे ऊपर वाले रेखा चित्र में देखिए, इसमें y एक्सिस पे घनत्व को दर्शाया गया है और x एक्सिस पे गहराई किलोमीटर में दर्शाया गया है। यहां देखिए 0 से स्टार्ट होता है गहराई, फिर 1000 किलोमीटर की गहराई, फिर 2000 किलोमीटर की, फिर 3000 किलोमीटर की, फिर 4000 किलोमीटर, 5000, 6000, ये गहराई किलोमीटर में दर्शाया गया है। ठीक उसी प्रकार y एक्सिस पे घनत्व 0 से स्टार्ट है, फिर 5, फिर 10 और 15। ये घनत्व जो है ग्राम प्रति घन मीटर प्रति घन सेंटीमीटर में दर्शाया गया है।
अब हम इसको देखेंगे कि कैसे गहराई के साथ घनत्व जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे हम 0 से लगभग 33 किलोमीटर के आसपास जहां तक क्रस्ट का विस्तार है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन इसको प्रदर्शित कर रहा है। घनत्व जो है 5 से नीचे लगभग क्रस्ट की जो घनत्व है, क्रस्ट के जो ऊपरी भाग का, वो 3.3 तक है। लेकिन जैसे ही हम अंदर की तरफ मेंटल में प्रविष्ट करते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, घनत्व में वृद्धि होते चली जाती है और घनत्व जो है यहाँ 3.5 से 4.5 तक होते हुए 5 तक पहुंच जाता है। फिर यहाँ 2900 किलोमीटर की गहराई में जैसे ही बैक रोड में प्रविष्ट करता है तो घनत्व 5 से अचानक बढ़ करके 10 तक चला जाता है। फिर बैक रोड में 10 से बढ़ते हुए, यहाँ 10 है बैक रोड में, 2900 किलोमीटर में प्रविष्ट करते हुए यहाँ पे 10 घनत्व हो जाता है। फिर बैक रोड में ये यहाँ पर 11 तक आ जाता है और आंतरिक रोड में शुरू में 11 होता है और लास्ट में ये 13.6 तक घनत्व पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, रेखा चित्र की सहायता से हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं ये घनत्व बढ़ता चला जाता है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टाने हैं, जो पदार्थ है, वो काफी भारी है, निकल तथा फेरस जैसी खनिजों की प्रधानता से निर्मित है। अब हम इसी क्रम में दूसरा जो अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत है, दूसरा है तापमान पर आधारित प्रमाण। दूसरा लेंगे तापमान पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी के ऊपर खनन, खुदाई तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले ज्वालामुखी, गर्म झरने इत्यादि से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के अंदर जो हम अंदर की ओर जाएंगे, पृथ्वी के अंदर तापमान में वृद्धि होते जाएगी। एक अनुमान के अनुसार साधारणतः 32 किलोमीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रकार से अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक जाएंगे तो लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, जो कि सत्य के करीब प्रतीत नहीं होता। इस संबंध में कई विद्वानों ने अपने प्रमाण दिए हैं, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ तापमान में जो बढ़ने की दर है वो कम होते जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रथम 100 किलोमीटर तक तापमान में वृद्धि प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ऐसा माना जाता है। बहुत विद्वानों ने इस संबंध में अपने प्रमाण दिए हैं। उसके आधार पर यह माना जाता है कि प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई तक 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। उसके पश्चात 300 किलोमीटर की गहराई तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में प्रति किलोमीटर वृद्धि होती है। और उसके बाद का जो गहराई है उसमें प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रकार से गणना अगर की जाए तो पृथ्वी के अंदर का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। किंतु यहां पर वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का तापमान लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए,
तापमान होने का, अत्यधिक तापमान होने का मुख्य कारण रेडियोधर्मी पदार्थों का होना, रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन होना, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा अधिक घनत्व वाले चट्टानों का होना माना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में इतना अधिक तापमान होने से अब प्रश्न ये उठता है कि इतने अधिक तापमान होने से क्या पृथ्वी की आंतरिक भाग में जो पदार्थ है वो पिघली अवस्था में है? तो यहां स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान है, किंतु इसके साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक दबाव भी अधिक है, जिसके कारण दबाव जो है किसी भी वस्तु के गलनांक को, मेल्टिंग पॉइंट को अधिक कर देता है, जिसके कारण अधिक तापमान होते हुए भी पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है उसका वो अधिक पिघल नहीं पाता और वो ठोस अवस्था में। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में ही है। अब हम इस तापमान के आधार पर जो प्रमाण है उसको रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तापमान में वृद्धि कैसे कैसे पृथ्वी के अंदर होती है, इसको यहां पे रेखा चित्र की सहायता से दर्शाया गया है। इसके लिए यहां एक्स एक्सिस पे गहराई किलोमीटर में लिया गया है। 1000 किलोमीटर की गहराई, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000। ठीक उसी प्रकार वाई एक्सिस पे तापमान डिग्री सेल्सियस में लिया गया है। तापमान है यहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। क्रस्ट जो पृथ्वी का ऊपरी परत है वहां पर तापमान में वृद्धि बहुत ही कम होती है, किंतु जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर लगभग 1000 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होते चली जाती है और ये बढ़ते बढ़ते लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में, यहाँ पे स्पष्ट है कि ये क्रस्ट का भाग है, ये यहाँ पे ये क्रस्ट का भाग है। क्रस्ट में तापमान में वृद्धि कम होती है, लेकिन जैसे मेंटल में आते हैं, मेंटल में तापमान में वृद्धि अधिक हो गई है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि 2900 किलोमीटर की गहराई से अधिक पर बाह्य क्रोड में तापमान और अधिक बढ़ जाती है। फिर सैन्य ये आंतरिक क्रोड में और बढ़ते हुए चली जाती है, जो लगभग 3000 के आसपास, 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी के गहराई में किलोमीटर के साथ तापमान में होने वाले वृद्धि को दर्शाया गया है। अब तापमान के बाद जो अप्रत्यक्ष स्रोत के प्रमाण है वो है दबाव पर आधारित प्रमाण। तीसरा जो है वो है दबाव पर आधारित प्रमाण। घनत्व, तापमान में
वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी के अंदर घनत्व, तापमान में वृद्धि होती जाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस प्रकार से तापमान, दबाव, तापमान और घनत्व पृथ्वी के अंदर बढ़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार से दबाव भी पृथ्वी के अंदर बढ़ती हुई चली जाती है। पृथ्वी के धरातल पर दबाव जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की ओर जाएंगे दबाव में वृद्धि होती चली जाती है। और क्रोड में इसमें अचानक परिवर्तन देखा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रोड में इसमें अचानक वृद्धि देखा जाता है और यह वृद्धि लगभग 3600 किलो बार 3600 किलो बार तक बढ़ जाती है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ये आंतरिक क्रोड है, वहां पर 3600 किलो बार दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने का मुख्य कारण है पृथ्वी के ऊपरी परतों का पृथ्वी के आंतरिक परतों पर दबाव पड़ना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है, जो चट्टान है, वो काफी भारी घनत्व वाले हैं, जिसके कारण भी यहां पे अधिक दबाव है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक दबाव होने से पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का उत्पत्ति होता है और ज्वालामुखी आदि क्रियाएं इसी के कारण घटित होती है। अब हम यहां पे रेखा चित्र के माध्यम से पृथ्वी के अंदर होने वाले दबाव को, बढ़ने वाले दबाव को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे एक्स एक्सिस पे गहराई ले लिया गया है, किलोमीटर में प्रदर्शित किया गया है और वाई एक्सिस पर दबाव किलो बार में दर्शाया गया है। गहराई में यहाँ 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, 6000 गहराई में दर्शाया गया है। इसमें स्पष्ट है कि मेंटल में जो दबाव है, मेंटल क्षेत्र में जो दबाव है वो लगभग 2000 किलो बार के पास है, जो धीरे धीरे जैसे ही ये क्रोड में प्रविष्ट करती है, बाह्य क्रोड में, बाह्य क्रोड में ये 2000 किलो बार है, जो बढ़ते हुए आंतरिक क्रोड में ये 3600 किलो बार के आसपास हो जाती है। पृथ्वी क्रस्ट में दबाव क्रस्ट के ऊपर, धरातल पर 0 के करीब है, लेकिन जैसे ही ये मेंटल में आती है इसमें वृद्धि होते जाता है और वो 0 से बढ़ते हुए लगभग 2000 किलो बार के आसपास पहुंच जाता है। और जैसे बाह्य क्रोड में जाते हैं ये 2000 से लगभग 3000 के पास चला जाता है और आंतरिक क्रोड में ये 3000 से 3600 किलो बार के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दबाव के आधार पर भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में
जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये जैसे अपना एक पृथ्वी है, पृथ्वी का एक धरातलीय भाग है। इसमें लगभग 33 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट का विस्तार है। तो ये जो ऊपरी परत है, लगभग ऊपरी परत से नीचे 33 किलोमीटर तक जो ये भाग है, इसको भूपर्णपट्टी कहते हैं या क्रस्ट भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं या क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक इस 33 किलोमीटर के नीचे 33 किलोमीटर पे एक असंबद्धता माना जाता है, वो असंबद्धता, वहां से ये 100 किलोमीटर की गहराई तक निम्न लो वेलोसिटी जोन माना जाता है। दुर्बल मंडल इसी को कहते हैं। ये मेंडल के ऊपरी भाग में है। एस्थोनोस्फीयर भी इसको बोला जाता है, जो प्लास्टिक अवस्था में है। यहां से लगभग 700 किलोमीटर तक का भी एक परत है। ये जो गहराई है लगभग 100 किलोमीटर इसको माना जाए, ये 33 किलोमीटर माना जाए, ये 100 किलोमीटर, और इसके बाद यहां जो है लगभग 700 किलोमीटर की गहराई है। इस मोह संबंधा जो 33 किलोमीटर के नीचे स्थित है, वहां से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक का जो विस्तार है, इसको मेंटल कहा गया है। यानी कि यहां से लेकर के ये भाग जो है, आप इसमें देखिए इस चित्र में, ये भाग जो है ये मेंटल के अधीन आता है। आंतरिक संरचना को विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक भागों में 3 परत का उल्लेख किया है। पहला को भूपर्टी माना है, जो धरातल से, अगर यहाँ 0 है, धरातल है, यहां से 33 किलोमीटर की गहराई तक भूपर्टी क्रस्ट, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो उसका विस्तार है। और ये 33 किलोमीटर के नीचे मोह असंबद्धता है, मोह डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है मेंटल का विस्तार है, इसको मेंटल बोलते हैं। इस भाग को
मेंटल बोला जाता है। मेंटल में भी दो भाग हैं। पहला जो है 700 किलोमीटर के ऊपर का भाग है, इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल। इसको ऊपरी मेंटल बोला जाता है। ऊपरी मेंटल बोला जाता है। और 700 किलोमीटर के जो नीचे वाला भाग है उसको निचली मेंटल बोला जाता है। निचली मेंटल बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम देख लीजिए कि भूपर्टी या क्रस्ट का विस्तार 0 से 32 किलोमीटर 33 किलोमीटर तक है, और ठीक उसके नीचे मोहर संबद्धता है, वहां से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेंटल का विस्तार है। तो फर्स्ट हो गया भूपर्टी क्रस्ट, सेकेंड हो गया मेंटल, और थर्ड है 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र। जो पृथ्वी का जो केंद्र है उसको माना जाता है कि इसकी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6370 किलोमीटर तक है। तो यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये क्रोड कहलाता है। ये क्रोड कहलाता है। इसको हिंदी में भूपर्टी, इंग्लिश में क्रस्ट, इसको हिंदी में भी मेंटल और इंग्लिश में भी मेंटल बोलते हैं। क्रोड को अंग्रेजी में कोर कहते हैं। अब यहां पे कोर में भी, कोर का भी दो भाग है, क्रोड का भी दो भाग है। पहला 2900 किलोमीटर से 5550 किलोमीटर तक के भाग को बाह्य क्रोड बोलते हैं। तथा 5150 किलोमीटर से नीचे वाले भाग को किलोमीटर से 6370 किलोमीटर जो ये पृथ्वी का केंद्र है, अंतरम केंद्र है, वहां तक के भाग को अंतरम या आंतरिक क्रोड कहते हैं। अब हम लोग देखे हैं कि घनत्व के आधार पर देखें कि पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है वो, इसे सियाल भी कहा जाता है। इसमें जो खनिज पदार्थ है वो सिलिका तथा एल्युमिनियम से निर्मित है। इसे एक स्वेस नामक विद्वान ने भूपर्टी को सियाल का नाम दिया हुआ है, सियाल। सियाल का अर्थ है सिलिका प्लस एल्युमिनियम की प्रधानता। फिर स्वेस ने मेंटल को सीमा बताया है। सीमा का अर्थ है सिलिका
सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और क्रोड को उसने मीथे, मीथे के नाम से बताया है, मीथे अर्थात निकेल प्लस फेरस। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में 3 परत है। पहला है भूपर्टी या क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। सियाल को भूपर्टी को स्वेश नामक विद्वान ने सियाल बताया है। सिलिका तथा एल्युमिनियम जैसे खनिज इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है मेंटल, मेंटल को उसने सीमा बताया है। सीमा का अर्थ सिलिका प्लस मैग्नीशियम जैसे खनिजों की प्रधानता है। और तीसरा है क्रोड, क्रोड को उसने निकल तथा फेरस जैसे खनिजों की प्रधानता बताया है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सिलिका प्लस एल्युमिनियम। इस प्रकार से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। अब हम लोग भूकंपीय तरंगों के अब नेक्स्ट जो चौथा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर प्रमाण। भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो प्रमाण हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मिले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण जो है हमें भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही प्राप्त हुए हैं। इसका जानकारी हम लोग डिटेल में करेंगे। फोर्थ है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक
भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब भूकंप आता है, भूकंप क्या है? भूकंप जब पृथ्वी में अचानक हलचल होती है उसे भूकंप कहते हैं। और जब भूकंप आता है तो उसमें 3 प्रकार की तरंगों का उत्पत्ति होता है। पहला है पी तरंग, दूसरा है एस तरंग, और तीसरा है एल तरंग। धरातल, जैसे धरातल है, धरातल के नीचे कहीं भी जब भूकंप आता है तो भूकंप के ठीक सामने, भूकंप पर जहां उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल केंद्र बोलते हैं। और जहां धरातल पर ये सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र। जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो 3 प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। पहला है पी तरंग, दूसरा है एस तरंग और तीसरा है एल तरंग। पी तरंग को हम लोग प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। प्राथमिक तरंग जो ध्वनि के समान होती है और इसमें संचलन और कणों का दोलन, इसके संचलन और इसमें होने वाले कणों का दोलन एक दूसरे के समानांतर सीधी रेखा में होता है। पी तरंगे 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ती है और ये ठोस, द्रव तथा गैसीय तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। दूसरा है एस तरंग। एस तरंग को गौण तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। ये तरंगे केवल ठोस अवस्था से गुजरती है और तरल अवस्था में ये लुप्त हो जाती है। तीसरा है एल तरंग। एल तरंग को धरातलीय तरंग कहते हैं जो केवल भूपृष्ठ से ही संबंधित होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंग पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ये तीनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले पी तरंग के बारे में जानेंगे। पी तरंग क्या है? पी तरंग को हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं। इसमें किस प्रकार से संचलन होता है उसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
तरंग में जो संचलन करने का जो ई तरंग प्राथमिक तरंग है, जो ध्वनि तरंगों के समान होती है, इसमें संचलन करने की दिशा तथा उसके कणों के संचलन की दिशा दोनों जो है एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि एक सीधी रेखा में होती है। पी तरंग, जिसे हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें ये है कि ये ठोस, तरल तथा गैसीय तीनों अवस्थाओं से, तीनों माध्यम से गुजर सकती है। इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और किसी भी स्थान पर सबसे पहले की तरंग ही पहुंचती है। दूसरा है एस तरंग को हम लोग अब चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस तरंग को गौण तरंग भी कहते हैं और ये अनुदैर्घ्य तरंग भी कहलाती है। इसमें संचलन तथा इसमें कणों के दोलन जो होती है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। कणों का दोलन तथा संचलन दोनों का जो दिशा होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ पे ये भी समझना आवश्यक है कि यह तरंग जो है वो केवल ठोस पदार्थ से ही गुजरती है, तरल ठोस माध्यम से ही गुजरती है, तरल माध्यम में ये गौण हो जाती है। इसका जो गति होता है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। तो यहां पे चित्र से स्पष्ट हो गया।
अब तीसरा जो है वो यल तरंगे है। एल तरंग को धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव या लॉन्गिट्यूड या सरफेस वेव कहते हैं, क्योंकि ये धरातल तक ही सीमित होती है। इसको हम चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर जैसे पृथ्वी में कहीं भी भूकंप की उत्पत्ति होती है तो यल तरंगे केवल धरातल पर ही ये दृष्टिगोचर होती है। पी तरंगे पृथ्वी के अंदर तक प्रवेश करती है और पूरे आर पार तक जाती है। यस तरंगे तरलीय पदार्थ में खत्म हो जाती है। पृथ्वी के ये 2900 किलोमीटर की गहराई को क्रॉस नहीं कर पाते। यहाँ पे ये ध्यान देना आवश्यक है कि जब भूकंप होता है, धरातल पर कहीं भूकंप होता है, तो यल तरंगे धरातलीय भागों में चलती है। पी तरंगे पृथ्वी के अंदर क्रोड को पार करते हुए, हालांकि अवतल मार्ग में पार करते हुए एक पार से दूसरे पार तक पहुंच जाती है। यस तरंगे 2900 किलोमीटर की गहराई पे लुप्त हो जाती है। इस तरह में 29 किलोमीटर की गहराई पे लुप्त हो जाती है।